Okay, welcome to lecture number 27, and I will continue the process of heat pumps over here. Till now, I told you about the heat engines, heat pumps, and I am now focusing on the reverse Carnot engine, which is also known as the refrigeration cycle, which is an extension of a heat pump. It is not a heat pump, but it is following the principle of a heat pump. So before I go on to that segment, I would like to give you a diagram. इस डायग्राम को देखें. अब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों में क्या फर्क है. इसके पीवी डायग्राम को ही देख लें. कार्नट साइकिल का जो पीवी डायग्राम था उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये थी कि QH आपका ऊपर से आ रहा था, QC नीचे जा रहा था. यहां पर देखें QC से स्टार्ट हो रहा है, QH के ऊपर जा रहा है. वही पॉइंट्स ABCD. दूसरी बात ये देखें जो इधर मेंशन नहीं हुई है, बट आई वुड लाइक यू टू मेंशन इट ऑन योर डायग्राम. इफ एवर यू आर आस्क्ड टू मेक दिस डायग्राम, आप एक एरो दिखाएंगे बाहर जाते वक्त कि वर्क इज बीइंग अंदर आते हुए, दैट वर्क इज इनपुट. दैट इज इंपॉर्टेंट. यहां जहां पर एडियाबैटिक कंप्रेशन लिखा हुआ है ना, यहां पर एक एरो भी बना दीजिएगा इनसाइड वर्क इज इनपुट, क्योंकि अगर आप ये नहीं दिखाएंगे that means that you don't know that work is being input. That is a phenomena, important phenomena. अब वहां पर जब मैं कार्नट साइकिल से स्टार्ट कर रहा था तो उधर देखिए मैंने पॉइंट लिया था ABCD से मैं आया था, क्योंकि वहां पर AB के ऊपर QH आपके सोर्स से आ रही थी. तो आपको क्या लगता है कि अगर मुझे ये साइकिल स्टार्ट करनी है, आइडियली तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, प्रोवाइडेड आई कम ऑन द सेम पॉइंट. बट व्हाट इज द मोस्ट सेंसिबल पॉइंट टू स्टार्ट फ्रॉम इन दिस साइकिल? कौन से दो पहले पॉइंट में स्टार्ट लूंगा? मैं आपको हिंट देता हूं. जब मैंने वो स्टार्ट किया था, क्या नाम है, कार्नट साइकिल, तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था आइसोथर्मल एक्सपेंशन. मैंने आइसोथर्मल एक्सपेंशन से स्टार्ट लिया था उस केस के अंदर. इसमें सर ओसी होगा. कहां से होगा? ये ओसी नहीं है सर. ओसी ओ कहां है? डी 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 है. ABCD. डीसी सर, यही हाँ, DC से स्टार्ट डीसी होगा. होगा, डीसी. Sensibly you should start from DC because the first step is the heat absorb. तो आप स्टार्ट ही इसको DC से लेंगे. अगर आपने BA से स्टार्ट ले लिया और B पे ही एंड हुए, मैं गलत मार्क नहीं करूंगा. मगर मैं वही आपसे एक बात कह रहा था कि सेंसिबली या कोई थर्ड पर्सन को अगर पेपर चेक करने हो तो वो तो यही बोलेगा कि ऑर्डर के अंदर चलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. तो I would start from the sensible point, so my starting point would be DC. जब DC की हम बात करते हैं, so that is an isotherm. सर एक बात बताएं सर. जी. सर आपने कहा कि जो हमारे पास जो पीवी डायग्राम से इसमें जो है ना हमें जो है ना वर्क भी शो करना होगा, ठीक है. जी. आपने कहा कि एडियाबैटिक एक्सपेक्टेंट यहाँ पर हम एरो से बताएंगे कि वर्क जो है ना अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन हाँ, पीवी डायग्राम में सर हमारे पास वर्क तो अंडर द कर्व होता है, तो गलत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल अंडर द कर्व होता है. सही है. वर्क इन जाने का एरो ये नहीं दिखा रहा कि वर्क ये दिखा रहा है. एरो मुझे ये सिग्निफाई दिखा रहा है कि यू आर इनपुटिंग वर्क. अगर आपने एरो नहीं दिखाया तो आपने प्रूव कैसे किया कि ये रिवर्स कार्नेट साइकिल है? मैं एरो से ये दिखाना चाह रहा हूं कि आपने कोई वर्क इनपुट किया है. डेफिनेटली उस साइकिल का खुद भी कोई वर्क होगा. वो जो वर्क है वो अंदर हो रहा है, मगर वो वर्क तो आप प्रोड्यूस करें जिसकी वजह से ये QC से QH की तरफ गया है. अगर आपने शुरू के अंदर कोई एक्सटर्नल वर्क ही नहीं प्रोवाइड किया तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? बात समझे? ओके सर. जी सर. मैं ये बोलना चाह रहा हूं, वो जो वर्क जिसकी आप बात कर रहे हो वो तो पूरी साइकिल का खुद का वर्क है, मगर वो वर्क होने के लिए थोड़ा वर्क आपने भी तो इनपुट करना पड़ेगा. वो इन्होंने ये डायग्राम में मिस कर दिया, क्योंकि ये जो डायग्राम था ये थोड़ी सी हाई फाई साइट का है, तो वो यही समझते हैं कि स्टूडेंट को मालूम होता है, मगर डेफिनेटली. सर इस डायग्राम में जो है ना हमने जो ये शेडिंग जो की है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? कौन सी शेडिंग? ये जो ये हमने वही ब्लू दिखा रहा है, कलर एज अ रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है. यू डोंट नीड टू शेड. ये इन्होंने, ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ये दिखाई थी. इन्होंने इसको बस शेडिंग कर कर दिखा दिया है, बाय स्टेप्स कर कर. यू डोंट नीड टू शेड.
But ओके सर, मेरा कंटिन्यू जो सर। what I think the shading shows is मेरा जो सिनॉप्सिस है, वर्कशॉप। नहीं, वर्क तो अंदर शो कर रहा है। देखें, वर्क की शेडिंग अलग है, बाहर वाली शेडिंग अलग है। बाहर वाली शेडिंग मेरे ख्याल से कोल्ड रिजर्वायर शो कर रही है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट पे डायग्राम देखें तो कोल्ड रिजर्वायर का कलर स्कीम और इसका कलर स्कीम सेम है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो वो दिखा रही है कि कोल्ड रिजर्वायर का एरिया है, जो कि बात सही है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कोल्ड रिजर्वायर से हो रही है। जो पर्पल वाली अंदर शेडिंग है वो वर्क शो कर रहा है, बाहर वाली तो वर्क शो नहीं कर रहा है। सर ये चले, जो बाहर वाली ये भी तो वर्क शो कर रहा है, क्योंकि अगर हम देखें, हम जब भी जो है ना पीवी डायग्राम पे वर्क शो करते हैं, तो जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है और जो हमारे पास लास्ट पॉइंट होता है, उसके नीचे जितने भी रीजन होता है एक्सिस तक, वो सारा वर्क में आता है। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट से लेकर तक आखिरी पॉइंट तक सारा एक्सिस तक जो है ना ये हमारा वर्क ही आएगा। और शायद रिजर्वायर भी शो करता होगा, ऐसा है क्या नहीं सर? रिजर्वायर के अंदर वर्क नहीं होना ना, रिजर्वायर तो उस वक्त कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ऊपर है, रिजर्वायर में कहाँ इस वक्त है। खैर मैं देख लूंगा इस नहीं, पॉइंट। मैं कह रहा हूँ ये जो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर हमें जो है ना ऐसे डायग्राम में अगर वर्क शो करना होता है, तो हम जो है ना, जो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट होता है और जो हमारे पास जो लास्ट पॉइंट होता है, उसके दरमियान जितने भी हमारे पास अंडर द कर्व जो है ना रीजन आ रहा होता है एक्सिस तक, वो सारा वर्क शो करते हैं। तो इसमें भी देखें, जो ब्लू जो हमारे पास है, ये जो है ना एक तरह से अगर वर्क शो कराना है तो इस तरह शो कर सकते हैं, ये पूछो। ये है, मगर देखें दो तरह के डायग्राम होते हैं। आमतौर पे जब आप वर्क का डायग्राम पूछेंगे ना या वर्क शो करेंगे, तो आमतौर पे इंटरेस्ट हमारा होता है सिर्फ साइकिल के बीच में वर्क शो करने के अंदर। अगर आप गूगल भी करें और कोई प्रोसेस को गूगल करें, तो मेजोरिटी आपको वर्क जो शेडेड मिलेगा वो इनसाइड रीजन का मिलेगा। तो मेरा जो इंटरेस्ट इस वक्त है वो इनसाइड शेडिंग के ऊपर है। और बिलफर्ज अगर आप इनसाइड रीजन को शेड भी नहीं करें ना, आप वहां पर सिर्फ W लिख दें, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ, क्योंकि वो शेडिंग का मकसद ये था कि आप ये दिखा रहे हैं कि वर्क है। W लिखना भी आप मुझे W से भी बता देंगे कि आपको मालूम है यहाँ पर वर्क हो रहा है, मगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो जगह वर्क दिखाना पड़ेगा, अंदर भी और बाहर भी। चलें, अब मैं, आपने खुद ने कहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट DC है, और जब मैं DC की बात करता हूं तो ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। D to C is isothermal expansion of air, where the heat is absorbed in the source region at a low सर temperature. आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, आवाज अभी भी कट रही है? सही आ रही है सर। अब सही हो गई। सही आ रही है सर। भाई के पास सर सिग्नल नहीं है इसलिए नहीं आ अच्छा, रहा। नेट से चल रहा है। सही हो गई सर। अच्छी बात है। Step D to C is an isothermal expansion of air, where the heat is absorbed at the source region at a lower temperature Tc. Important word क्या है? Source region, which is at a lower temperature Tc. यहाँ पर आपकी हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। यहाँ पर आप एक वर्ड ऐड कर सकते थे जो मैंने मिस कर दिया था, बल्कि मैं ऐड कर देता हूं ताकि बाद में मसला ना हो। कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट तो था, मैं, ताकि बाद में लोग ये चीज को मिस कर देते हैं ना। ये मैंने अज्यूम किया था कि जब आपको मैंने कार्नेट साइकिल बोला तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट है, तो यू कुड हैव रिटन कॉन्टैक्ट, बिकॉज दिस वुड नॉट हैपन विदाउट कॉन्टैक्ट इफ द टेम्परेचर चेंजेस। ये ले, हीट इज एब्जॉर्ब्ड QC at lower temperature TC. स्टेप C to B क्या आ जाएगा? Adiabatic compression of the working fluid with the aid of external work. यहां पर क्लियरली मैंने लिख दिया है एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क, इसीलिए मैंने आपको कहा था डायग्राम पे जहां पर एडियाबैटिक कंप्रेशन लिखा हुआ है वहां पर एक एरो और ऐड कर दीजिएगा, जहां पर आप ये लिख दीजिएगा एक्सटर्नल वर्क इज इनपुट या वर्क इज इनपुट। द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड राइजेस फ्रॉम TC टू TH। यानी आप क्या बोलेंगे, ये मैंने इसलिए डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि मैंने कार्नेट साइकिल को डिटेल में लिख दिया था। आप इसको सिर्फ यूं बोल सकते हैं कि C to B is the adiabatic compression where external work is added. Due to the adding of this external work, the temperature rises from the temperature of the cold reservoir TC to the temperature of the higher reservoir TH,
बिकॉज ऑफ द वर्क बीइंग डन, क्योंकि इस वर्क के बगैर ये होता नहीं, इस वर्क के बगैर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं थी। तो अब आप क्या कर दिया है, अब आप जो सी के ऊपर लोअर टेम्परेचर था ना, उससे आप हायर टेम्परेचर के ऊपर आ गए हो, बी के टेम्परेचर के ऊपर। बी का टेम्परेचर है वो हॉटर टेम्परेचर है। अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे B2A। B2A क्या है, B2A है आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर अगेन Q का जिक्र होगा, टेम्परेचर का जिक्र नहीं होगा, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप क्या कर रहे हो, स्टेप B2A, द आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड ड्यूरिंग विच द हीट इज रिजेक्टेड एट द सिंक। आपका सिंक क्या है, इस केस में आपका जो सिंक है वो आपका है hot reservoir, so your heat would be rejected at the sink at the constant high temperature TH। और यहां पर आप एक वर्ड ऐड कर सकते थे, while maintaining contact with the hot reservoir, क्योंकि ये हो ही उसी वक्त सकता है जब आपका कॉन्टैक्ट हॉट रिजर्वायर के साथ हो। आपका कॉन्टैक्ट हॉट रिजर्वायर के साथ क्यों है, आइसोथर्मल कंडीशन है, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखनी है। एक सेकंड रुकें, ये क्या मुझे बोल रहे हैं, अभी मेरे पास लास्ट मैसेज किसका आया था, बैटरी चार्ज करके रखा करें ना अगर खत्म होने वाली है। चलें फाइनली क्या होता है, A to D adiabatic expansion होता है of the working fluid। The temperature of the fluid will again fall from TH to TC, resulting in the completion of one full cycle। जब आप दोबारा आखिरी पॉइंट पे आ जाएंगे तो आप एक लाइन ये ऐड कर देंगे, thus one complete cycle has been created या has been formed। अब आपको फर्क मालूम पड़ा कि कार्नेट साइकिल और रिवर्स कार्नेट साइकिल के बीच में क्या फर्क है। जी सर। तो आप इसको, अगर क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि दोनों के बीच में क्या फर्क है, आप डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं, आप वर्ड में लिख सकते हैं, अगर आप डायग्राम बनाने में नहीं जाएं। अगर फर्ज करें मैंने 1 नंबर का सवाल दिया है तो आप डायरेक्टली वर्ड के अंदर लिख सकते हैं। अगर 3 नंबर का सवाल हो गया तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सही 3 नंबर का सवाल है तो एक लाइन के अंदर काम होगा नहीं, थोड़ा सा उसको डायग्रामेटिकली बना दें, ये बता दें कि वर्क इसमें इनपुट होता है, एक में इनपुट नहीं होता, उसका डायरेक्शन बता दें, क्योंकि यहाँ पर सर डायग्राम कौन सा, पीवी या स्कीमेटिक? आइदर वर्क, बट जब आप कार्नेट साइकिल की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज अ पीवी डायग्राम, क्योंकि स्कीमेटिक के अंदर आप साइकिल को दिखा नहीं सकते। साइकिल को कैसे दिखाएंगे, स्कीमेटिक तो सिर्फ जनरल डायग्राम दिखा रहा है कि हीट इंजन और हीट पंप कैसे वर्क करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक म्यूट है सर। म्यूट नहीं है, माइक खुला हुआ है सर, तो काम होगा। हेलो, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी, आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर। मैं ये बोल रहा था, मैं रिपीट करता हूँ इतनी देर में जो मैंने बोला था। मैंने ये बोला था कि जो अगर मैं आपसे स्कीमेटिक पूछूं, स्कीमेटिक नहीं, अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं हीट इंजन और हीट पंप का, तब तो आप स्कीमेटिक बना सकते हैं, मगर अगर मैंने आपसे रिवर्स इंजन और रिवर्स कार्नेट साइकिल और कार्नेट साइकिल का पूछा, तब तो आपको पीवी बनाना पड़ेगा। स्कीमेटिक में आप कैसे शो करेंगे? क्लियर हो गया? यस सर। चलें, तो ये था इसके बीच में डिफरेंस। और अगर आप साइकिल भी देखें तो स्टेप से ही देख लें, जब हम
हीट पंप की बात कर रहे हैं, या हीट पंप नहीं, आई शुड से रेफ्रिजरेशन साइकिल, जब हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात कर रहे हैं तो हमारे स्टेप्स क्या हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, और उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सॉरी एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही है ना, एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन है। और जब हम हीट पंप की बात कर रहे थे तो हीट पंप के अंदर ये आ रहा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और चौथा क्या आ रहा था? एडियाबैटिक कंप्रेशन। कहने की बात ये, जो वाहिद जो चीजें जो चेंज हो रही थी ना, वो हो रही थी एडियाबैटिक कंप्रेशन का डायरेक्शन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन का डायरेक्शन। दोनों केसेस के अंदर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन से ही था, फर्स्ट स्टेप। दैट इज अनदर वे टू रिमेंबर इट। चलें जी, देखें अभी तक मैंने आपको बताया था किस चीज के बारे में? मैंने अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो मैं रेफ्रिजरेशन साइकिल को लिंक करूंगा वेपर कंप्रेशन साइकिल के साथ। देखिएगा मैंने किस तरह लिंक किया है। वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होती है? वेपर कंप्रेशन इज अ साइकिल which follows the refrigeration cycle या a Carnot principle। सही है? ये एक रेफ्रिजरेशन साइकिल की एक स्पेशल नेम है एक साइकिल का, जिसको हम वेपर कंप्रेशन साइकिल बोलते हैं, एंड दिस फॉलोज द कार्नेट प्रिंसिपल। तो अगर ये कार्नेट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, अगर ये कार्नेट इंजन को फॉलो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसके एडियाबैटिक स्टेप 2 होंगे, इसको आइसोथर्मल स्टेप भी 2 होंगे। क्लियर हो गया? अभी तक बात समझ आई? यस सर। अब जब मैं वेपर कंप्रेशन साइकिल की बात करता हूं ना, तो आप याद रख लें कि वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर 4 चीजें लाजमी होंगी। अगर मैंने आपको बोला कि इस साइकिल का डायग्राम बना दें या ब्लॉक डायग्राम बना दें, तो आपको 4 कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे। कौन से 4 कंपोनेंट वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर लाजमी होते हैं? दिस इज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल। 4 जो कंपोनेंट जो लाजमी होंगे, एक होगा आपका इवेपोरेटर, दूसरा आपका होगा कंप्रेसर, तीसरा आपका होगा कंडेंसर, चौथा आपका होगा एक्सपेंशन वाल्व, जिसका दूसरा नाम होगा थ्रॉटलिंग वाल्व। तो या तो एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटलिंग वाल्व, दोनों एक ही चीज है। ये 4 चीजें होना लाजमी है। अब देखें, ये जो डायग्राम बना है ना, इस डायग्राम के अंदर आप ये देखें कि इवेपोरेटर के ऊपर इन्होंने Q कोल्ड लिखा हुआ है, कंडेंसर के ऊपर इन्होंने QH लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि डायग्राम देखते ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो 2 स्टेप्स है ना, QH और QC वाले, वो यहां पर हो रहे हैं। यानी अगर मैं इसको साइकिल से रिलेट करूं, अगर Q कोल्ड मेरा इवेपोरेटर पे जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? टेम्परेचर इवेपोरेटर का क्या होगा? कम होगा। कम होगा। इन अदर वर्ड्स, योर इवेपोरेटर इज द कोल्ड रिजर्वायर। कंडेंसर के अंदर जाकर आप कंडेंसर से आपकी QH रिजेक्ट हो रही है जाकर वहां पर। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट तो हॉट रिजर्वायर वहां पर पड़ता है। और डायग्राम भी यही बता रहा है। इवेपोरेटर के नीचे देखें, लिखा हुआ है कोल्ड रिजर्वायर, कंडेंसर के ऊपर लिखा हुआ है हॉट रिजर्वायर। सही है? यस सर। मैं इस डायग्राम पे दोबारा आऊंगा, ये मैंने आपको सिर्फ एक जनरल डायग्राम बता दिया।
2 स्लाइडें करने के बाद आई विल रिटर्न टू दिस डायग्राम. The most common method of cooling is the vapor compression cycle, which acts as a heat pump or the reverse of a heat engine process. सबसे जो common method है ना cooling का, वो vapor compression cycle होता है. Again I am saying it is not a heat pump, it acts as a heat pump या a reverse of heat engine process. जो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपके एयर कंडीशनर्स हैं, वो यही वेपर कंप्रेशन साइकिल यूज कर रहे हैं. अंदर जो साइकिल हो रही है ना, वो वेपर कंप्रेशन साइकिल की है, जो आपको ठंडक पहुंचाती है. इट इज द रिवर्स ऑफ द हीट इंजन. सो द हीट एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, डिस्कार्डेड इन द हॉट रिजर्वायर. Above phenomenon is not possible according to the second law of thermodynamics in order to have the heat transfer done in the direction essential to do work on the system. मैंने recording on की थी जी. अच्छा. So as the above phenomenon is not possible, the second law of thermodynamics हमें कोई work डालना पड़ेगा. यानी vapor compression cycle के अंदर भी कोई ना कोई external work हो रहा होता है. In the refrigeration cycle, the working fluid is called the refrigerant. जब मैंने आपको कार्नेट रिवर्स कार्नेट साइकिल की बात की थी, तो वहां पर जब मैं आपको स्टेप्स की बात कर रहा था, B to C, D to C, C to D, B to C, C to B, B to A, वहां पर कहीं ना कहीं मैंने फ्लूइड का जिक्र किया था. तो ये जो वेपर कंप्रेशन साइकिल होती है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं. और ये रेफ्रिजरेंट आपके सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करता है. ये स्टेट चेंज भी करेगा. ये लिक्विड टू गैस जाएगा, गैस टू लिक्विड जाएगा, बार बार ये स्टेट चेंज करेगा. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज वेरी लो. आमतौर पे हमारा रेफ्रिजरेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है. अगर बॉइलिंग पॉइंट लो हो तो ये सब्सटेंस स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा? वेपर होगा. इन अदर वर्ड्स गैस होगा, वेपर होगा. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज वेरी लो एंड द मोस्ट कॉमन रेफ्रिजरेंट जो हम यूज करते हैं, कभी अगर मैंने आपसे पूछ लिया वाइवा में, गिव द नेम ऑफ सम कॉमन रेफ्रिजरेंट्स, तो अमोनिया यूज करते हैं, फ्रियोन यूज करते हैं और CFCs यूज करते हैं. मगर आजकल CFCs यूज करना बंद हो गए हैं बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर. तो हेल्थ वाइज, एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं यूज करते. तो आजकल हमारा जो सबसे कॉमन रेफ्रिजरेंट जो है वो या तो अमोनिया है या वो फ्रियोन है. वेपर कंप्रेशन साइकिल के 4 स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको बताया: इवेपोरेशन, कंप्रेशन, कंडेंसेशन एंड थ्रॉटलिंग. अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ आपको सिर्फ ये डायग्राम देता, मैं आपको 1 2 3 4 नहीं लिख कर देता, ये आपकी आसानी के लिए दिए गए हैं डायग्राम में. अगर मैं नहीं देता तो आप खुद मुझे बताएं, आप प्रोसेस अगर स्टार्ट करते तो आप कौन सा स्टार्ट लेते, किस तरफ से जाते? आइसोथर्मल एक्सपेंशन. वो तो जाते, मगर उधर आवाज नहीं आ रही सर. बाकी सबको आ रही है. आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज, सही आ रही है बिल्कुल. उधर जाने से पहले उधर जाने से पहले आप स्टार्ट किस पॉइंट से करते? आपका स्टार्टिंग पॉइंट इवेपोरेटर होता. इवेपोरेटर क्यों है? क्योंकि आपका QH इवेपोरेटर के अंदर है. बात समझ आई? यस सर. हीट पंप में क्या होता है? हीट पंप के अंदर होता है, सबसे पहले हीट इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द सराउंडिंग. heat is absorbed from the cold reservoir. Number 2, आपने वर्क प्रोड्यूस करना है. Number 3, heat is rejected.
तो अगर मैं ये डायग्राम आपको नहीं देता 1 2 3 4, तो दो तरीके से आप साइकिल में जा सकते थे। एक तरीका होता इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व। दूसरा तरीका होता इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, कंडेंसर, कंप्रेसर। ये डायग्राम तो आसान है कि इधर कंप्रेसर के साथ वर्क बना हुआ है, तो इसीलिए आपको मालूम है कि अगर आप इवेपोरेटर से एक्सपेंशन वाल्व में जाएंगे तो ये टोटली गलत है, क्योंकि दूसरा स्टेप क्या है, वर्क प्रोड्यूस करना। तो आपने जाना था साइकिल के अंदर इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व। हाँ, आप यूं आ सकते थे साइकिल के अंदर कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, मगर अगर आप इवेपोरेटर टू एक्सपेंशन वाल्व जाते तो दिस वाज टोटली रबिश, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर तो आपको वर्क ने क्लू दे दिया। अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेट कर लूं, वर्क आपको नहीं दूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्रेसर होता क्या है, कंप्रेसर का काम क्या है। कंप्रेसर का काम ही है एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करना। तो अगर मैं आपको W लिख कर नहीं देता तो आपको खुद ही मालूम होना चाहिए था कि इवेपोरेटर से ये कंप्रेसर में जाता, क्योंकि कंप्रेसर वर्क प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये कंडेंसर में जाता, फिर ये एक्सपेंशन वाल्व में जाता, फिर ये इवेपोरेटर में आता। बात समझ आई? यस सर। जी सर। अच्छा, अब आगे जाने से पहले आपको मालूम है कि ये वेपर कंप्रेशन साइकिल है, सही है? मेरा क्वेश्चन इस तरह से हुआ कि सुपर इम्पोज द वेपर कंप्रेशन साइकिल ऑन अ रिवर्स कार्नट साइकिल पीवी डायग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये वेपर कंप्रेशन साइकिल को इस डायग्राम के ऊपर, पीवी डायग्राम के ऊपर बनानी है। कोई मुश्किल बात नहीं है। आप किस तरह करेंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। अगर मैं आपको ये बोलता ना, तो आप ये देखें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इवेपोरेटर, यही है ना, इवेपोरेटर ही है ना। यस सर। तो आप क्या करते, आप इस साइकिल के ऊपर जाते। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है ना, क्योंकि यहां पर आपका कोल्ड रिजर्वायर है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। लाइन डी और सी के बीच में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। इन दो लाइनों के बीच में आप लिख देते इवेपोरेटर, इवेपोरेटर लिख देते। वर्क आपका कंप्रेसर कर रहा है, वर्क आपका कंप्रेसर कर रहा है। और कंप्रेसर। वर्क, जहां पर वर्क हो रहा है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन रीजन के अंदर हो रहा है, वहां पर क्यों नहीं हो रहा है। तो आप क्या करते, आप सी और बी के बीच में कंप्रेसर डाल देते। सी और बी के बीच में कंप्रेसर क्यों डालते, डी और ए के बीच में कंप्रेसर क्यों नहीं डाल सकते? वर्क वर्क कंप्रेसर का काम ही है वर्क करना। तो सी और बी के बीच में आप कंप्रेसर डाल देते, बी और ए के बीच में आप कंडेंसर डाल देते, क्योंकि QH जो है वो आपकी कंडेंसर में जा रही है, आपका हॉट रिजर्वायर है। और चौथे के पास आप एक्सपेंशन वाल्व डाल देते। इस तरह आपने क्या किया, आपने अपना जो असल वेपर कंप्रेशन साइकिल है ना, उसको आपने पीवी डायग्राम के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। यानी मैं आपको ये वाला डायग्राम दे दूं DCBA, और मैं आपको बोलूं प्लॉट द वेपर कंप्रेशन साइकिल ऑन दिस पीवी डायग्राम, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट कौन से पॉइंट से सुपर इम्पोज करेगा। अभी मैंने वेपर कंप्रेशन साइकिल का जिक्र ही नहीं किया है। ये समझ आ गई कि कैसे सुपर इम्पोज करना है? यस सर। अच्छा, यस। अब इस डायग्राम को देखें। अगर मैं आपसे ये बोलता कि ऑन दिस डायग्राम, ये मैं आपको तरह तरह के अपने मल्टीपल क्वेश्चंस बता रहा हूं किस फॉर्म में आ सकते हैं। अगर मैं आपको ये बोलता कि a Carnot cycle, a reverse Carnot cycle has 4 stages. Identify the 4 stages on this vapor compression cycle. तो आप क्या लिखते? सर रिपीट।
A reverse Carnot cycle has 4 stages. Identify या label their 4 stages on this diagram. तो आप किस तरह करते? सर पीवी डायग्राम को इस पर सुपर इंपोज कर देंगे। एग्जैक्टली। इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में आप क्या लिखते? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में क्या लिखते? एडियाबैटिक कंप्रेशन। वर्ड ही आपको बता रहा है कंप्रेस हो रहा है यहाँ पर, तो आपको एक हिंट मिल जाती, एडियाबैटिक कंप्रेशन। उन दोनों के बीच में, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में क्या लिखते? आइसोथर्मल कंप्रेशन। और चौथे के बीच में क्या लिखते? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मैंने पहले क्या किया? मैंने पहले इसको पीवी डायग्राम पे इंपोज किया, अब मैंने पीवी डायग्राम के पॉइंट्स को इस पर इंपोज किया। यहां पर कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आए, अब बात करते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल की। देखें, जिस तरह मैं पीवी डायग्राम को ऑर्डर में लेकर गया था, इसी तरह मैं इसको ऑर्डर में लेकर जाऊंगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है? इवेपोरेटर में। तो मेरा पहला वर्किंग कंडीशन जो है वो इवेपोरेटर का है, तो मैं इसको इवेपोरेशन से स्टार्ट करूंगा। अगर मेरा जो रेफ्रिजरेंट है वो लो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है, इसका क्या मतलब हुआ? उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? काम है। कम है। अच्छा, ये जब मैं पूरा रीड कर लूं ना चारों पोर्शन, उसके बाद प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन की बात करते हैं। इवेपोरेटर में जब जाता है, आपका जो इवेपोरेंट है, जो रेफ्रिजरेंट है, वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर के ऊपर है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट लाजमी लो होता है। द लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट enters the evaporator which is in close contact with the cold reservoir. Again word देखें, मेरा evaporator है, वही word है जो पीवी डायग्राम के अंदर है। मेरा जो evaporator है that is in close contact with the reservoir, cold reservoir। अगर वो closed reservoir के contact में हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ? कि वो आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर है। यहां तक बात सही है? यही मतलब हुआ ना। लो प्रेशर इज मेंटेन्ड इन द लो प्रेशर इज मेंटेन्ड इन द रेफ्रिजरेंट। आपका जो प्रेशर है ना वो लो है, मेंटेन्ड इन द रेफ्रिजरेंट। इट विल बॉयल एट लो टेम्परेचर एंड लिक्विड एंड इट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर एंड इवेपोरेट। आपका जो रिजर्वायर है उससे आपका जो इवेपोरेटर है वो हीट अपने पास एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट करेगा और रेफ्रिजरेंट को देगा, यानी फ्लूइड को देगा। आपका फ्लूइड हॉट रिजर्वायर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हॉट रिजर्वायर के क्लोज कांटेक्ट के अंदर आपका इवेपोरेटर है, तो हीट एब्जॉर्ब कर कर इवेपोरेटर से आएगा और आपके रेफ्रिजरेंट को देगा। The refrigerant will leave the evaporator। जब वो रेफ्रिजरेंट पे लीव करेगा इवेपोरेटर को, तो उसका टेम्परेचर लो होगा, लो प्रेशर होगा और गैस के फॉर्म में होगा, and is taken into the compressor. How can I say low temperature, low pressure and low temperature and low pressure and gas? मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि जब मैंने रेफ्रिजरेंट को स्टार्ट किया था तो मैंने रेफ्रिजरेंट को ओरिजिनली गैस फॉर्म में लिया था, लो टेम्परेचर। अगर ये पूरी प्रोसेस आइसोथर्मल टेम्परेचर पे थी तो टेम्परेचर को कोई चेंज हुआ होगा? नहीं चेंज हुआ होगा। तो अगर वो रेफ्रिजरेंट एंटर ही लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हुआ है तो वो बाहर भी लो टेम्परेचर पे जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है ना। बाज वक्त आप गूगल खोलेंगे तो आप यहाँ पर डायग्राम के ऊपर एक स्पेसिफिक हीट नेम देखेंगे। कौन सी हीट का नाम देखेंगे गूगल के इमेजेस के ऊपर जो डायरेक्टली लिंक है इस कंडीशन के ऊपर? एक कंडीशन यहाँ पे होती है, एक कंडीशन कंडेंसर पे होती है। उस हीट का नाम एल से शुरू होता है, लेटेंट हीट की डेफिनेशन ही ये होती है ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट के ऊपर फेज चेंज नहीं हो रहा, यही है ना।
तो कहीं कहीं आप डायग्राम्स के ऊपर लेटेंट हीट भी देखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर आपको लेटेंट हीट नजर आ जाए। तो अब मेरा क्या हुआ, मेरा जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर से निकला। इवेपोरेटर से किस फॉर्म में निकला, गैस फॉर्म में निकला, लो टेम्परेचर के फॉर्म में निकला, लो प्रेशर के फॉर्म में निकला। सेकेंड स्टेज क्या था, सेकेंड स्टेज था एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में अगर वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे जा रहा है तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करना लाजमी है, और यही चीज कंप्रेसर का मकसद है। तो अब ये कंप्रेसर में जा रहा है, रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंप्रेसर एज अ गैस। किस फॉर्म में ये कंप्रेसर में आ रहा है, इन अ गैसियस फॉर्म। किस थर्मोडायनेमिक कंडीशंस के अंदर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब ये इवेपोरेटर से निकल रहा है और कंप्रेसर में जा रहा है गैस फॉर्म में, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, रेफ्रिजरेंट क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। किस तरह कंप्रेस होगा, एडियाबैटिकली कंप्रेस होगा। तो जब ये कंप्रेस हो गया तो ये बाहर किस तरह निकलेगा, सर हाई प्रेशर वेपर्स में, हाई प्रेशर से। और कंप्रेस होने के बाद ये जा कहां रहा है, ये हॉट रीजन की तरफ जा रहा है ना, हॉट रीजन की तरफ जा रहा है ना। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा कंप्रेस होने के बाद, बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा, यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। यही चीज मैंने लिखी है, द रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली सो द फ्लूइड लीव्स द कंप्रेसर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। फ्लूइड इस वक्त किस फॉर्म में होगा, वेपर्स की फॉर्म में सर, लिक्विड की कंडेंसर से फॉर्म में पहले होगा। पहले। हाँ जी सर, कंडेंसर से पहले पहले टू फेज में होगा, वेपर्स हाँ, भी होंगे और कुछ उसमें लिक्विड मतलब होगा। आप लिक्विड नहीं बोल सकते हो क्योंकि कंडेंसर का काम लिक्विड है। अब ये सर जाता टू है, फेज रीजन, टू फेज भी नहीं होगा, गैस होगा। इसके अंदर या तो गैस से लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड से गैस में चेंज होता है, टू फेज नहीं होगा। कंडेंशन की पहली लाइन पढ़ें, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस releases heat energy and condenses inside the condenser। अगर ये कंडेंसर के अंदर कंडेंस हो गया तो इसका फेस क्या बन जाएगा, लिक्विड, लिक्विड। तो अगर ये कंडेंसर के बाहर निकला तो किस फॉर्म में निकलेगा, लो टेम्परेचर और सेम प्रेशर। एक सेकेंड, अभी लो टेम्परेचर में तो निकलेगा नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों लो टेम्परेचर में नहीं निकलेगा। पहली बात तो ये लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। द कंडेंसर इज इन, और यहां पर वही वर्ड है, कंडेंसर इज इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट रिजर्वायर ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। As the external work has been added to gas, heat is released in the reservoir. The refrigerator will leave at a high pressure liquid. प्रेशर इसका हाई होगा, हाई इसलिए होगा क्योंकि कंप्रेसर से जब ये कंडेंसर में आया था तो ये हाई प्रेशर में आया था। कंडेंसर में हमने ऐसी कोई चीज नहीं की थी जिससे इसका प्रेशर चेंज हो, तो इसका प्रेशर हाई रहेगा। और जहां तक टेम्परेचर की बात आती है तो टेम्परेचर लो नहीं होगा कंडेंसर के ऊपर। क्यों नहीं लो होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल कंडीशन है ना कंडेंसर के ऊपर। आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर अगर वो 500 केल्विन के ऊपर आ रहा है और आइसोथर्मल है तो वो लो कैसे हो गया, हाई ही रहेगा। बात समझ आई 52? हेलो, हेलो, सो गए, समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ आया, क्या चीज समझ नहीं आई? प्रेशर में जो आइसोथर्मल था ना, हम्म, सेम उधर लो हो रहा था,
टेम्परेचर। अच्छा चलें, मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। 2 मिनट के लिए इसको सुन लें, आखिरी जो थ्रॉटलिंग रह गया है, और इसी चीज को मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगा। आखिरी चीज हो गई आपकी थ्रॉटलिंग। अब जब ये यहां से निकला है कंडेंसर से, तो ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गया है। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज पुश थ्रू द थ्रॉटलिंग वाल्व, जिसका दूसरा नाम एक्सपेंशन वाल्व होता है। ये एक्सपैंड हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। This is also an adiabatic process, and due to this the refrigerant has a low pressure and low temperature while still in a liquid phase. अभी तक ये liquid phase के अंदर है, and then it goes into the evaporator again to complete one cycle. अब मुझे मालूम है आपको ये समझ आई नहीं होगी, ये इसकी पूरी प्रोसेस है। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं। इस कॉन्सेप्ट को गौर से सुनिएगा। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया ना, तो वो जो 4 पैरामीटर है ना, वो पूरी कहानी आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। आप पूरी कहानी खुद लिख लेंगे। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरी कॉन्सेप्ट बता देगी। जब मैं आपसे थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं, तो ऑब्वियसली मैं आपसे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, मैं आपसे ये पूछूंगा कि based on the vapor compression cycle and the parts of the vapor compression cycle, identify at every part of the vapor compression cycle the nature of the fluid and its thermodynamic conditions. Nature of the fluid का मतलब ये हुआ कि वो liquid है या vapor है, क्योंकि fluid can be a liquid or a vapor. And thermodynamic conditions का मतलब ये हुआ कि वो उसके प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द नेचर ऑफ द फ्लूइड एंड द थर्मोडायनेमिक कंडीशन। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इवेपोरेटर है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इवेपोरेटर इसलिए है क्योंकि रिवर्स कार्नट साइकिल है, कोल्ड, और ये इन कांटेक्ट विद द कोल्ड रिजर्वायर है। इवेपोरेटर ने जब हीट को एब्जॉर्ब किया तो रेफ्रिजरेंट मूव करना शुरू किया। ओरिजिनली जब हमने रेफ्रिजरेंट को लिया तो रेफ्रिजरेंट वाज अंडर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ओरिजिनल कंडीशन रेफ्रिजरेंट की है लो टेम्परेचर लो प्रेशर, एंड इट इज इन अ गैसियस फॉर्म। तो अगर मैं आपसे कंडीशन पूछूं एट द इवेपोरेटर के ऊपर आपकी कंडीशन होगी वेपर फॉर्म, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इवेपोरेटर से वो कहां जाता है? इवेपोरेटर से वो जाता है कंप्रेसर की तरफ, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर आप वर्क प्रोवाइड करेंगे और एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी। तो जब ये इवेपोरेटर से निकल रहा है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट पे देखें लाइन के नीचे वेपर लिखा हुआ है। इस वेपर के नीचे लो टेम्परेचर और लो प्रेशर है। ये लिखा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जब ये इवेपोरेटर से निकला तो ये वेपर फॉर्म के अंदर निकला है। इसका टेम्परेचर भी लो है, इसका प्रेशर भी लो है। ये वेपर आपका चला गया कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर के अंदर आपने वर्क किया तो आपका क्या हुआ? वर्क प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड हुई, आपका टेम्परेचर राइज हो गया। टेम्परेचर राइज हो गया, आपका प्रेशर भी राइज हो गया। बात समझ आई? टेम्परेचर भी राइज हो गया, प्रेशर भी राइज हो गया, मगर आपका जो स्टेट है वो चेंज नहीं हुआ। आपका स्टेट अभी भी वेपर के अंदर है। जब ये कंप्रेसर से कंडेंसर में जाता है तो 2 के ऊपर देखें लिखा हुआ है वेपर। अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन द कंप्रेसर एंड द कंडेंसर, द फ्लूइड इज इन वेपर फेज at high pressure and high temperature. हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इसलिए हुआ क्योंकि कंप्रेसर ने इसका प्रेशर हाई कर दिया
कंप्रेसर ने इसका टेम्परेचर हाई कर दिया। अब आपका फ्लूइड जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में जाकर अगेन इट इज इन द कांटेक्ट विद द हॉट रिजर्वायर, एक टेम्परेचर के ऊपर आता है। सपोज आपका जो QC जब ये हाई टेम्परेचर पे आ रहा था, ये 500 डिग्रीज पे आ रहा था, जब ये कंडेंसर पे आता है, कंडेंसर इज अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो अगर टेम्परेचर पहले ही हाई आया था, तो जब ये लीव करेगा तो किस फॉर्म में लीव करेगा? हाई टेम्परेचर में लीव करेगा। ये मैं बोल रहा था कि जब ये लीव करता है तो ये हाई टेम्परेचर में लीव करता है। कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर का काम ये होता है कि ये इस वेपर को लिक्विड बना देता है। ये वेपर को लिक्विड बना देता है क्योंकि कंडेंसर ही ये काम करता है। तो जब ये फ्लूइड आपका कंडेंसर से निकला, तो कंडेंसर के बाद देखें आपके पास वेपर नहीं लिखा है, आपका लिक्विड लिखा हुआ है। मगर इसकी कंडीशन क्या हुई? इसकी कंडीशन हुई हाई प्रेशर लिक्विड, हाई टेम्परेचर लिक्विड। हाई प्रेशर इसलिए क्योंकि कंडेंसर में हमने कोई प्रेशर के साथ कुछ खेला ही नहीं है, कोई प्रोसेस की नहीं है। तो जो उसका प्रेशर पहले था हाई प्रेशर, वही उसका प्रेशर रहेगा। टेम्परेचर उसका हाई था क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है, ये हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है, तो उसका टेम्परेचर हाई रहेगा। अब जब ये लिक्विड आता है एक्सपेंशन वाल्व के अंदर, एक्सपेंशन वाल्व के अंदर आता है, तो ये एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या करती है? वो आपके प्रेशर को कम कर देती है, वो आपके प्रेशर को कम कर देती है। वो आपके टेम्परेचर को क्या करेगी? वो आपके टेम्परेचर को भी कम कर देगी। तो जब आपका थ्रॉटलिंग वाल्व से निकलता है, अब यहां पर आप बोल सकते हो इट इज गोइंग टू बी लिक्विड, मेजॉरिटी इज गोइंग टू बी लिक्विड, बट नाउ सम वेपर एज वेल। वेपर क्यों? वेपर इसलिए क्योंकि जब ये साइकिल रिसाइकल हो रही है, आप जब कंटिन्यूअस साइकिल कर रहे हो, तो आपका जो रेफ्रिजरेंट जो ओरिजिनल होता है वो वेपर फॉर्म के अंदर होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्म would be in liquid till it goes into the evaporator, क्योंकि evaporator is going to make it into a vapor। तो majority wise higher proportion liquid होता है। तो अगर आपने इसको vapor plus liquid नहीं लिखा, सिर्फ liquid लिखा, that is also correct thermodynamically। I will accept you writing it as a liquid। तो जब ये इधर से आया, तो ये liquid आया, किस फॉर्म के अंदर आया? लो टेम्परेचर लो प्रेशर के अंदर। अब ये एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई, अब दोबारा वही साइकिल चली। तो अब आपको समझ आई। अब फॉर एग्जांपल यहां पर इन्होंने वेपर लिखा हुआ है, यहां पर वेपर लिखा है, यहां पर लिक्विड लिखा है, चौथे पर भी लिक्विड हो। अज्यूमिंग मैंने जहां पर ये वेपर लिखा हुआ है ना, इवेपोरेशन और कंप्रेसर के बीच में, यहां मैं आपको वेपर नहीं लिखूं, यहां मैं आपको लिखूं ए। मेरे पॉइंट्स देखिएगा, मैंने आपको यहां पर लिखा ए, जहां पर पॉइंट 2 लिखा है वहां पर मैंने आपको लिखा बी, जहां पर पॉइंट 3 लिखा है वहां पर मैंने आपको लिखा सी, जहां पर पॉइंट डी लिखा है वहां, जहां पर पॉइंट 4 लिखा है वहां पर मैंने आपको लिखा डी। मेरा क्वेश्चन ये हुआ, एट द पॉइंट्स ए बी सी डी डिटरमिन द नेचर ऑफ द फ्लूइड एंड द थर्मोडायनेमिक कंडीशन। तो आप लिखेंगे ए वेपर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर। अब आप देखते हैं बी कहां पर है, बी ने कंप्रेसर को क्रॉस कर लिया है, तो आप क्या लिखेंगे? बी वेपर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, क्योंकि कंप्रेसर का काम ही ये है। मगर अभी तक वो कंडेंसर में गया नहीं था, इसीलिए वेपर में रहेगा। सी कहां है? सी वहां पर है जहां पर 3 लिखा हुआ है। ओके, इट हैज पास थ्रू द कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब हाइट, कंडेंसर का मतलब लिक्विड हो गया, और ये आइसोथर्मल कंडीशन पे गया था, प्रेशर पे कोई चेंज नहीं हुआ था, तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। अब डी का है, डी इसने थ्रॉटलिंग वाल्व को क्रॉस कर दिया है, थ्रॉटलिंग वाल्व को क्रॉस कर दिया है, यानी प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, और अभी तक ये इवेपोरेटर में गया नहीं है। इवेपोरेटर में गया नहीं है तो इसका फेस क्या है? लिक्विड। ओके फाइन, लिक्विड, लिक्विड एट अ low temperature low pressure, that is one complete cycle। और
जहां पर 1 लिखा है, देखें कभी कभी मैं स्टूडेंट को डॉच करता हूं। मैं किस तरह डॉच करता हूं? जहां पर 1 लिखा है, 1 से पहले वेपर लिखा है, अज्यूम करें कि मैं वेपर, जहां पर वेपर लिखा है वहां पर मैं ए लिखूं, और जहां पर 1 लिखा है वहां पर मैं बी लिखूं, और मैं यहां पर पूछूं कि व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स स्टेट ऑफ द फ्लूइड एंड द थर्मोडायनेमिक कंडीशंस ऑफ द फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक की जगह आप क्या लिखेंगे? ए वो है जो वेपर है, ए की जगह क्या लिखेंगे? वेपर लिखेंगे। वेपर। कंडीशंस क्या लिखेंगे? लो प्रेशर लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। बी की जगह क्या लिखेंगे? बी वहां पर है जहां पर 1 है। वहाँ पर भी क्या लिखेंगे? हैं? आवाज नहीं आई क्लियर। वेपर जी, और वेपर तो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? लो प्रेशर लो टेम्परेचर। जी, लो टेम्परेचर लो प्रेशर। मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि जहां पर वेपर लिखा है वहां पर अगर मैंने ए लिखा है, और जहां पर मैंने 1 लिखा है वहां पर अगर मैंने बी लिखा है, तो दोनों की कंडीशन सेम होगी, क्योंकि अभी तक ये कंप्रेसर को क्रॉस नहीं किया है। तो जब तक ये कंप्रेसर को क्रॉस नहीं करेगा तो इसका प्रेशर हाई नहीं होगा, इसका टेम्परेचर हाई नहीं होगा। अब मेरा ख्याल है, मैं देख तो नहीं रहा था क्योंकि मैं स्लाइडें पढ़ रहा था, शायद आवाज से मुझे लगा था शायद 70 ने क्वेश्चन पूछा था। 70 आप ही थी या कोई और था? अब आवाज नहीं आएगी। मुझसे क्वेश्चन किसने पूछा था टेम्परेचर प्रेशर का? हेलो, which girl asked me that question? चलें, अगर आपने क्वेश्चन पूछे, समझ आ गई आपको, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया? अजीब बात है। चलें, ये बात समझ आ गई? मेरी आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है। यस सर। मुझे ख्याल है शायद वो अब दिया था उन्होंने, क्या मेरा ख्याल है मेरा शायद स्पीकर हिल गया था। मुझे जवाब दिया था जिन्होंने पूछा था ये सवाल? नो सर नहीं। अच्छा, नहीं दिया था। चलें, तो फिर स्पीकर सही था। तो ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बता दिया, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। अगर आपको ये साइकिल इस डायग्राम के थ्रू समझ आ गई ना, तो ये जो सारी कहानी है ना, कांटेक्ट की, लो प्रेशर, हाई प्रेशर की, ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये सारी आप लिख सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर, क्योंकि ये वही बात है, कांटेक्ट विद द रिजर्वायर। सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इस पूरी कहानी में, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है। वन कीवर्ड इज दैट। सेकंड कीवर्ड इज the state of the fluid, liquid, vapor. The third keyword is the thermodynamic conditions, high temperature, low temperature, high pressure, low pressure. तो ये मैंने आपको बताने का मकसद ही ये था ताकि आपको मालूम पड़ जाए। तो उसी तरह हम पीवी डायग्राम पर जब एक सुपर इम्पोज करेंगे तो इस तरह का एक डायग्राम बनता है। अब ये एक एक्चुअल डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम है इसलिए इसके अंदर आइडल केस में नहीं है। तो कोई ये नहीं बोले कि ये इवेपोरेशन कंडेंसेशन की इस तरह स्ट्रेट लाइन क्यों जा रही है, हम थोड़े से अजम्पशंस ले रहे हैं। तो डायग्राम असल में इस तरह से बनता है। तो वही बात है कि ब्लू के अंदर हीट इन है QC, और उसके अंदर हीट आउट है। ये आपका जो ओरिजिनली मैंने आपको 2 फेज रीजन वाला कर्व दिया था ना, उस कर्व के ऊपर बना है जो लिक्विड और क्रिटिकल पॉइंट और वेपर पॉइंट के ऊपर था। अब अगेन जो आपकी थ्रॉटलिंग है, कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है, कंप्रेशन है। देखें, कंप्रेशन के साथ इन्होंने फॉरन वर्क इन लिखा हुआ है। इस तरह का वर्क इन मैं आपको बोल रहा था कि इस तरह से एक एरो मुझे दिखा दें कि वर्क इन जा रहा है, ताकि मुझे मालूम पड़े कि ये प्रोसेस है।
और यहाँ पर ये देखें कि इवेपोरेशन के बाद इन्होंने कंप्रेशन किया है, कंप्रेशन के बाद इन्होंने कंडेंसेशन किया है, कंडेंसेशन के बाद इन्होंने थ्रॉटलिंग किया है, उस ऑर्डर के अंदर ये लेकर गए हैं। तो ये पूरी एक साइकिल बना रहे हैं। तो ये था आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल के ऊपर, और आप किस तरह उसको पूरा अपना बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरह इसको लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने हीट इंजन के कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे ये हैं हीट पंप के ऊपर, हीट पंप के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। तो अगेन आई विल नॉट आस्क यू टू गिव दीज इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना ना करे। बाद में नहीं बोलिएगा कि बाद में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ गए। सर सवाल है, एक सेकेंड मुझे ये कंप्लीट करने दें, वरना फिर आपके टीचर आकर फिर शोर मचाएंगे। समरी में क्या है, हीट इंजन वर्सेस हीट पंप। हीट इंजन, heat is absorbed from the hot reservoir QH, heat is absorbed from the cold reservoir QC, heat is rejected in the cold reservoir QC, heat is rejected to the hot reservoir QH. Mechanical work is produced in the heat engine. उसके अंदर heat pump के अंदर it is not a spontaneous process which is against the second law of thermodynamics. तो आपने कोई external work देना पड़ता है. Efficiency is found telling us about the performance. इसके अंदर क्या होता है, the working is measured by the coefficient of performance. Heat engine follows the Carnot principle. उसके अंदर Carnot principle is followed. Refrigeration cycle works like a heat pump, and therefore the COP will differ. अपना सवाल पूछें फिर मेरी बात सुनिएगा जी। सर फ्लूइड्स के हवाले से सवाल है। सर आपने कहा कि फ्लूइड्स में सिर्फ लिक्विड और वेपर्स आते हैं, तो क्या सॉलिड भी आ सकते हैं? क्योंकि स्टैटिक फ्लूइड्स पर क्या होते हैं, और डायनामिक फ्लूइड्स तो आपने कह दिया ना, डायनामिक फ्लूइड्स जैसे लिक्विड और वेपर्स हो गए, तो स्टैटिक फ्लूइड्स तो सॉलिड होंगे। देखें, जब आप फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड का वैसे डेफिनेशन क्या होता है, फ्लूइड इज एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, solid cannot flow, so solid will not be classified as a fluid. जहां पर आपका बात है क्या नाम है, स्टेशनरी फ्लूइड्स के बारे में, स्टैटिक फ्लूइड, स्टेडी फ्लूइड के ऊपर, इसके ऊपर मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि मैंने बहुत अरसे से फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर मैं श्योर नहीं हूं तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। हाँ, मैं गूगल कर आपको देखकर बता सकता हूं इसका डेफिनेशन या क्या, बट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरी रिमेम्बरेंस है, दिस वुड डू विद द न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड। ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे अगले साल नहीं, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने में आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, नवंबर के अंदर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, सुनने वाला बच्चा जो होगा वो सुन लेगा, जो ना सुनने वाला होगा वो मेरी बात नहीं सुनेगा।